अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ लीगल गाइडलाइंस की, रिस्क मैनेजमेंट की और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स की कि किस तरह मेडिसिन्स को स्टोर किया जाता है और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल गाइडलाइंस की। हियर आर लीगल गाइडलाइंस फॉर द फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, असिस्टेंट फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द फार्मेसी। यहाँ पर मजीद फार्मेसी पर काम करने के हवाले से फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मेसी असिस्टेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले है फार्मासिस्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड कॉम्पिटेंट टू प्रैक्टिस। फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि फार्मासिस्ट के पास लाइसेंस होना चाहिए और इसके अलावा वो कॉम्पिटेंट हो, उसको काम करना आता हो। फार्मासिस्ट मस्ट बी अवेयर दैट द पेशेंट इज द प्राइमरी फोकस। फार्मासिस्ट के लिए पेशेंट पहले नंबर पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट आगे है और फार्मासिस्ट मोबाइल यूज कर रहा है। फार्मासिस्ट मस्ट बी ट्रेन्ड, फार्मासिस्ट ट्रेन्ड होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी केयरफुली चेक बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू मेक श्योर इट इज सेफ एंड राइट फॉर द पेशेंट। इसके अलावा अगर फार्मासिस्ट के पास कोई मरीज नुस्खा या प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है तो फार्मासिस्ट उसको अच्छे से चेक करे, रीड करे और उसके मुताबिक फिर मेडिसिन दे पेशेंट को। The pharmacist must contact the prescriber regarding the medicines and patient issues if needed. फार्मासिस्ट को अगर कोई कंफ्यूजन है कि प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर सही मेडिसिन नहीं लिखी गई तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो डॉक्टर के साथ, प्रेस्क्राइबर के साथ कांटेक्ट कर ले, उससे बात कर ले। पेशेंट मस्ट बी गिवन कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग द मेडिसिन। इसके अलावा जब फार्मासिस्ट पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करता है तो उसके हवाले से उसको तमाम मालूमात भी, इंफॉर्मेशन भी, डिटेल भी प्रोवाइड करे ताकि मरीज उसको सही से इस्तेमाल कर सके। प्रॉपर इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द सेफ स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। फार्मासिस्ट पेशेंट को ये बताए कि मेडिसिन किस तरह स्टोर करनी है, यानी कि मेडिसिन को धूप से बचाना है और ठंडी जगह पर रखना है। द मेडिसिन डिस्पेंस मस्ट बी ऑफ सुटेबल क्वालिटी, फिट फॉर यूज, सुटेबली पैक्ड एंड लेबल। इसके अलावा अगर फार्मासिस्ट मेडिसिन खुद तैयार कर देता है तो उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, वो सही से पैक होनी चाहिए और लेबल होनी चाहिए। फार्मासिस्ट शुड इंश्योर दैट नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल आर प्रेजेंट। इसके अलावा फार्मासिस्ट फार्मेसी में ये चेक करता रहे कि फार्मेसी के अंदर जरूरी इक्विपमेंट और मटेरियल या ड्रग या केमिकल मौजूद है। फार्मेसी शुड बी क्लीन और फार्मेसी को साफ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोरेज, हैंडलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेगुलेटेड मेडिसिन। यहाँ पर कुछ मेडिसिन के हवाले से ये बताया गया है कि किस तरह इन मेडिसिन को स्टोर करना है और किस तरह इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। सबसे पहले है नारकोटिक ड्रग्स, यानी कि नशावर अद्वियात। नारकोटिक ड्रग्स शुड बी केयरफुली स्टोर्ड बिकॉज द डिमांड ऑफ दिस ड्रग इज हाई एंड कुड बी स्टोलन इजीली। नारकोटिक्स को बहुत ही एहतियात से स्टोर करना चाहिए क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ये आसानी से चोरी हो सकती हैं। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग दीज ड्रग्स शुड बी चेक्ड ऑन रेगुलर बेसिस। खास तौर पर फार्मेसी को बंद करते हुए उस वक्त इन मेडिसिन को रेगुलरली चेक कर लेना चाहिए। फिर इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि कितनी मेडिसिन जो हैं रोजाना की सेल हो चुकी हैं और कितनी एक्सपायर हो गई हैं और इनका एक अलग से रजिस्टर बनाना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइजनस ड्रग्स। पॉइजनस ड्रग्स का मतलब है जहरीली अद्वियात, यानी कि इन अद्वियात को बहुत ही एहतियात से और बहुत ही कम मिकदार में लेना होता है। पॉइजनस ड्रग्स मस्ट बी इन लॉक। These drugs should be sold only to the needy patient and it should be confirmed that the patient is well aware from this poisonous drug. पॉइजनस ड्रग्स को ताला लगा कर रखना चाहिए। ये सिर्फ उन मरीजों को दी जाती हैं जिन्हें वाकई ही इनकी ज़रूरत हो और इसके अलावा पेशेंट को इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ऑन द बॉक्सेज ऑफ पॉइजनस ड्रग देयर शुड बी पॉइजन रिटन विद रेड इंक एंड इन बोल्ड फॉन्ट विद अ स्कल एंड बोन्स पिक्चर। इसके डब्बे पर पॉइजन का लफ्ज लिखा होना चाहिए रेड कलर में और बड़े लफ्जों में, और इसके अलावा खोपड़ी की और हड्डियों की तस्वीर भी बनानी चाहिए। ऑन द लेबल देयर शुड बी एंटीडोट मेडिकेशन रिटन फॉर द पर्पज ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट इफ समवन टेकन दिस पॉइजन मिस्टेकनली। इसके अलावा अगर कोई ये मेडिसिन गलती से ले ले तो इसके ऊपर एंटीडोट भी लिखा होना चाहिए जो कि इसके असर को खत्म कर सके। Sales register must be used for the entry of sold poison in which there must be poison name with the buyer's name enter.
इसके अलावा एक सेल्स रजिस्टर भी होना चाहिए जिसमें दवाई का नाम लिखा हुआ होना चाहिए और इसके अलावा बायर का नाम, जिसने इसको खरीदा है उसका नाम भी लिखा होना चाहिए। फिर है प्रेगनेंसी रिलेटेड ड्रग्स। बी केयरफुली रिगार्डिंग द स्टोरेज एंड सेल ऑफ अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स एंड contraceptive drugs. These drugs should be stored in separate cabinet and record of these medicine should be maintained according to the law. इसमें दो तरह की मेडिसिन है, अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स और कंट्रासेप्टिव। अबॉर्टिफिशिएंट का मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी को खत्म कर दें, और कंट्रासेप्टिव का मतलब ये है जो प्रेगनेंसी को रोकें। तो इन दोनों दवाइयों को फार्मेसी में एक अलग हिस्से में रखना चाहिए और इसके अलावा इनको सेल अगर किया जाता है तो इसका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। फिर है एक्सपायरी कंट्रोल, यानी कि जो मेडिसिन एक्सपायर होने वाली हैं या हो चुकी हैं उनका क्या करना है। कीप द ड्रग्स इन फ्रंट ऑफ शेल्व्स व्हिच आर अबाउट टू एक्सपायर। जो मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है उनको सामने रखा जाए। एंड द ड्रग्स हैविंग द लॉन्ग एक्सपायरी शुड बी केप्ट बैक साइड। और जिनके एक्सपायर होने में अभी टाइम पड़ा है उनको शेल्व्स की बैक साइड पर रखना चाहिए। इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द ड्रग्स which are going to expire near future before 2 to 3 months of the expiry date। और जिन मेडिसिन की एक्सपायरी डेट अभी 2 से 3 महीने रहती है तो इसके बारे में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो ये मेडिसिन लेकर चले जाएं। इट इज प्रोहिबिटेड टू स्टोर एक्सपायर्ड मेडिसिन इन द फार्मेसी। और जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी हैं उनको फार्मेसी में नहीं रखना। फिर है बिल वारंटी। दिस इज अ स्पेसिफिक रिटन टैक्स बिल which is issued to the buyer at the time of sale from the wholesaler or pharmaceutical company। इसका मतलब ये है कि जब फार्मेसी में मौजूद एक फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन परचेज करता है तो उस टाइम फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको एक डॉक्यूमेंट देती है। द पर्पज ऑफ वारंटी इज टू इंश्योर द बायर दैट द मेडिसिन इज मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड स्टैंडर्ड। इस वारंटी का मकसद ये होता है कि जो मेडिसिन तैयार की गई है वो क्वालिटी के मुताबिक, लॉज के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक तैयार की गई है। The wholesaler or pharmaceutical company would be responsible if any type of violation found in the manufacturing or standard। अगर मेडिसिन क्वालिटी के मुताबिक या रूल्स के मुताबिक तैयार नहीं की गई तो इसका जिम्मेदार फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी। ड्रग नेम, बैच नंबर, कंपनी नेम, क्वांटिटी, वारंटर नेम, सिग्नेचर एंड एड्रेस शुड बी मेंशन ऑन द बिल वारंटी। बिल वारंटी के ऊपर ये तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दवाई का नाम होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, कितनी अमाउंट में मेडिसिन आई है, क्वांटिटी होनी चाहिए, वारंटर का नाम होना चाहिए, सिग्नेचर और एड्रेस भी मौजूद होना चाहिए। देयर शुड बी नो ड्रग इन फार्मेसी विदाउट वारंटी। बगैर वारंटी के फार्मेसी में कोई मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। एंड द ड्रग्स रिकॉर्ड शुड बी कंप्यूटराइज। इसके अलावा इसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में भी सेव होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले दो डेफिनेशंस हैं। पहली है व्हाट इज अ हैजर्ड। एनीथिंग और एनी कंडीशन विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और हार्म टू हेल्थ। कोई भी चीज जिससे सेहत को नुकसान हो उसे आप कहेंगे हैजर्ड। और व्हाट इज अ रिस्क, द लाइकलीहुड दैट एक्सपोजर टू अ हैजर्ड विल रिजल्ट इन इंजरी, डिजीज और अदर लॉस अकरिंग। रिस्क का मतलब है कि कितने परसेंट चांस है कि किसी भी चीज से नुकसान हो सकता है। जैसे नीचे दो डायग्राम्स दी हुई हैं। पहले डायग्राम में ये दिखाया गया कि ये बिजली की तारें हैं, इनसे नुकसान हो सकता है। और दूसरी साइड पर बिजली की तार के साथ एक इंसान है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान को बिजली की तार से कितने परसेंट चांस है कि नुकसान हो सकता है। फिर है टाइप्स ऑफ हैजर्ड। हैजर्ड्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसमें है फिजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, मैकेनिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, रेडिएशन और साइकोलॉजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड की अगर हम बात करें, जैसे अगर फर्श गीला है तो इंसान गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। केमिकल हैजर्ड्स के जैसे एसिड्स हैं, एसिड से हमारी स्किन जो है वो जल सकती है। मैकेनिकल हैजर्ड जैसे अगर कोई मशीन का कोई हिस्सा है वो तेज है तो उससे हमारी स्किन को कट लग सकता है और वो डैमेज हो सकती है। बायोलॉजिकल हैजर्ड में बैक्टीरिया और वायरसेस इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। रेडिएशन में मिसाल के तौर पर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है उससे शुआएं निकल रही हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है। और साइकोलॉजिकल हैजर्ड में जैसे अगर किसी को वर्कलोड है तो उससे इंसान को डिप्रेशन हो सकता है काम के ज्यादा होने की वजह से। तो पहले हमने बात की हैजर्ड क्या है। कोई भी चीज जिससे सेहत मुतासिर हो उसको आप हैजर्ड कहते हैं।
फिर हमने बात की रिस्क क्या है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि नुकसान हो सकता है, इसको आप कहेंगे रिस्क। और फिर अब हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स को, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं पढ़े। Risk management involves an assessment of the risk a pharmacy faces, followed by the development of ways to eliminate or control those risks to prevent the setbacks from happening. रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले असेस करना, ये चेक करना कि फार्मेसी को किन किन चीज़ों से खतरा हो सकता है। जैसे फर्ज करें कि फार्मेसी में एक महंगी नारकोटिक ड्रग मौजूद है और उसके चोरी होने का खतरा है। फिर उसके बाद ऐसे तरीके अपनाना जिससे इन खतरात को खत्म या कंट्रोल किया जा सके। अब नारकोटिक को चोरी होने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसको ताले में रख सकते हैं या उसको रोजाना चेक कर सकते हैं। इस तरह जो है हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किन किन चीजों से खतरा हो सकता है और उसके बाद ऐसे तरीके अपनाएंगे जिनसे उनको कंट्रोल किया जा सके। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के 6 स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला है रिस्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट, दूसरा रिस्क इवैल्यूएशन, फिर रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क कंट्रोल, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन और लास्ट है रिस्क कम्युनिकेशन। पहला है रिस्क एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट। इन दिस स्टेप वी आइडेंटिफाई द सिस्टम, हैजर्ड एंड पॉसिबल हार्म्स। इसमें फार्मासिस्ट ये देखता है कि किस चीज से फार्मेसी में नुकसान हो सकता है। जैसे अगर एक एक्सपायरी मेडिसिन फार्मेसी में रख दी जाए तो मरीज को नुकसान हो सकता है। दूसरा स्टेप है रिस्क इवैल्यूएशन और रिस्क क्वांटिफिकेशन। इसमें रिस्क का अंदाजा लगाया जाता है। जैसे अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन बार बार रखी जा रही है तो खतरा ज्यादा है और मरीज को शदीद नुकसान हो सकता है। तीसरा स्टेप है रिस्क एक्सेप्टेंस। इन दिस स्टेप वी कंपेयर द रिस्क विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड फाइनलाइज द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इसमें यह देखा जाता है कि रिस्क किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। जैसे अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन फार्मेसी में मौजूद हैं तो फार्मासिस्ट के लिए ये एक नाकाबिले कबूल बात है। फिर है रिस्क कंट्रोल। इन दिस स्टेप वी कंट्रोल द रिस्क एंड टेक सूटेबल एक्शन। इसमें फार्मासिस्ट कुछ स्टेप्स लेता है ताकि रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। जैसे डेली एक्सपायरी चेक की जाए और नियर एक्सपायरी मेडिसिन का लेबल लगाया जाए। नेक्स्ट है ऑन गोइंग इवेल्युएशन। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप टू कंट्रोल द अपकमिंग रिस्क। वी कंटिन्यूसली मॉनिटर द रिस्क लेवल। इसमें फार्मासिस्ट हर महीने चेक करता है कि एक्सपायर्ड मेडिसिन चेक की जा रही है या नहीं की जा रही। अगर नहीं की जा रही तो फार्मासिस्ट फिर अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करता है। लास्ट में है रिस्क कम्युनिकेशन। इट इज नॉट इनफ टू लर्न अबाउट द रिस्क एंड कंट्रोल देम, वन मस्ट कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट। इसमें सिर्फ रिस्क को असेस करना और कंट्रोल करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को, नर्सिस को भी बताया जाता है कि इस तरह आपने एक्सपायरी डेट चेक करनी है। अगर मेडिसिन एक्सपायर्ड हो तो उसको यूज नहीं करना ताकि मरीज को नुकसान से बचाया जा सके।